बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद? ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। आज ये पैसे के जोर पर क्लब के ये नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। के मार के बाहर निकालो इसे। का नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। Shut up! You are fired! थूकता मैं तेरी नौकरी पर। कोहिनूर टी स्टेट में मर्डर हो गया है। हम लोग पहुंच रहे हैं और आप भी पहुंचिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं अपनी पत्नी का कत्ल आपने ही तो नहीं किया? बकवास कर रहे हो तुम? जान से मार दूंगा मैं तुझे। हैंड्स अप मिस्टर अभिजीत। सिट डाउन प्लीज। लीव हिम। बैठो, रिलैक्स। अरे मैं अपनी पत्नी को मारूंगा? अरे शर्म आनी चाहिए इन्हें। बहुत प्यार करता हूं मैं अपराजिता से, बहुत चाहता हूं उसे, और ये इंसान कहता है कि मैंने उसका कत्ल किया है। मिस्टर अभिजीत, इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार करीबी रिश्तेदार मुजरिम साबित भी हो जाते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। देखिए, आपका गुस्सा जायज है। आपने तो सिर्फ मुझे गले से पकड़ा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद आपका तलवार से गला काट देता। आज के लिए इतना ही काफी है, पर हम फिर मिलेंगे। आप तो जानते ही हैं कि डिटेक्टिव का काम होता है लोगों को परेशान करना। सो हम आपको परेशान करने फिर से आएंगे। हवलदार, लाश के पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करो। चलिए सर। चलिए। ये मुझसे क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? क्या मुझे सच में नहीं करना चाहिए था? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, किससे कहूं? मां कहती थी जब कहने के लिए कोई ना हो ना तो दीवारों से बातें कर लेना। अब तो ये दीवारें भी अपनी नहीं रही। किससे बात करूं मैं, किससे कहूं? हाँ, बाबा से कहूंगा। बाबा के पास चलता हूं। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा बाबा? बचपन से ये गलीज आवाजें मेरा पीछा कर रही हैं। आज जब बच्चों की किलकारियों में ये शोर कम होने लगा तो समाज के इन ठेकेदारों ने शीशे की तरह पिघलाकर इन घिनौने शब्दों को मेरे कानों में डाल दिया। हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया मेरा रिश्ता कांदली जान से। बाबा, हजारों लोगों के सुख दुख पाप पुण्य को अपने में समेटकर अपनी शरण में ले लेते हो और सैकड़ों लोग अपने दुखों को तुम में उड़ेलकर खुद ब खुद तुम्हारे अंदर समा जाते हैं। जैसे मेरी मां लोगों के ताने सुनते सुनते थक गई थी और तुमने अपनी दया करके उसे कांदली जान के आंगन से अपनी गोद में समा लिया। लेकिन बाबा, आज भी मेरी मां मेरे अंदर जिंदा है। जब जब मेरे अंतर में गूंजती हैं ये आवाजें, मेरी मां कुंती बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कभी कर्ण बनकर, कभी अर्जुन बनकर उतर पड़ता हूं मैं इस कुरुक्षेत्र के रण में तुम्हारा आशीर्वाद लेकर, और अपने अंदर चल रही इस महाभारत से हर बार विजयी होकर लौटता हूं। आज लोगों के व्यंग बाणों के सामने बिना हथियार डाले मैं जिंदा रहने में कामयाब हो गया हूं। तो क्या तुम्हें मेरी जीत कबूल नहीं है बाबा? पैसे के नशे में चूर होकर इन औदाधारियों ने मेरा हस्तिनापुर मुझसे छीन लिया बाबा।
मेरे पुराने जख्मों को नस्त्रों से चीर फाड़ के रख दिया है बाबा। मुझे इन अहंकारियों के विरुद्ध हर शस्त्र, हर शक्ति, हर बल प्रयोग करने का आशीर्वाद दे बाबा, आशीर्वाद दे बाबा। आशीर्वाद दो मुझे बाबा, आशीर्वाद दो। जीव का न कोई सारथी रे, जीव का न कोई सारथी रे, ये तो वही आवाज है। जीव का न कोई सारथी रे। वही एक लाइन बार बार दोहराने की आदत कैसे भूल सकता हूँ मैं? वही आवाज। जीव का न कोई सारथी रे। दादा, दादा, कौन पुकार रहा है मुझे इतनी रात में? कौन हो भाई? आप देवता दादा है ना? देवता दादा? कौन है भाई आप? लगता है दादा आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो देवता हूँ, लेकिन तुम? दादा मैं हूं, पहचानने की कोशिश करो दादा। तुमने नाम लेकर पुकारा है तो हो तो कोई अपने ही, लेकिन भाई माफ करना, मुझसे पहचाना नहीं गया। दादा अपना हाथ दिखाइए। ये नहीं, उल्टा हाथ। दादा बचपन में आपके इस हाथ पर किसी ने काटा था। अरे मुकुंद बेटा, स्कूल को देर हो रही है, चलो चलें। मुझे नहीं जाना स्कूल, मेरी माँ के बारे में सब गलत बोलते हैं, मास्टर जी भी। अरे बेटा, सब बकवास करते हैं, तू परवाह ना किया कर। नहीं, मुझे नहीं जाना, बच्चे चिढ़ाते हैं मुझे नहीं जाना। अरे आ जा बेटा, मुझे नहीं जाना। बेटा आ जा। इतनी जोर से काटा कम वक्त ने। अभी बताता हूँ बलराम भराली को। अरे मुकुंद खान, अरे मेरे शेर। अरे कहाँ था तू? कहाँ था तू? अब तो घर कितना बड़ा हो गया मेरा शेर। वाह वाह वाह। ओ बशीर, ए बशीर, देख कौन आया है। ओ ये देख, पहचान तो इसे? कौन है ये? पता नहीं दादा, आप ही बता दो। खुल नहीं रही ना तेरी आंखें? तेरे को कितनी बार बोला है कम पिया कर। दादा ऐसा है कि आंखें तो खुली हैं पर दिमाग की बत्ती बंद है। आप ही बता दो कौन साहब है? ये है कांधुली जान का मुकुंद खान। मुकुंद खान, बलराम बराली का नाती। अरे इतना सा देखा था तुम्हें, बिल्कुल छोटा सा, कैसा शेर जैसा निकला दादा। हाँ ओ बशीर, रास्ता दे यार, दे, बरसों बाद कोई अपना मिला है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो, आ जाओ। आओ दादा। चलिए दादा संभल के। अरे मुकुंद के लिए तो जान हाजिर है। क्यों दादा? इसके नाना की अमानत है हमारी जिंदगी। अवंती माई सुनाती है, जब बाढ़ ने गांव को लपेट लिया था और सब खत्म हो गया था, तो मैं अपनी मरी हुई अम्मी की छाती पर पड़ा हुआ था। और इसके नाना बलराम भराली तुझे उठा लाए थे। दारू पीकर 1000 बार सुना चुका है ये कहानी, अब रो मत देना। लेकिन दादा, मुकुंद को तो पहली दफा सुना रहा हूँ ना। अच्छा, अब सुना चुका ना, अब उसको भी तो अपनी कहानी कहने देना। आधी रात को क्यों दरिया का किनारा छान रहा है इधर? दादा सुना लेने दीजिए ना, पहली बार अपनों से अपनों की कहानी सुन रहा हूं मैं क्या करूं, कहानी सुनाते सुनाते रो पड़ता है, बच्चों की तरह बहक जाता है दारू पीकर। तुम माँ बनकर संभाल लेते हो ना दादा। अब देखो, मेरा कोई और तो है नहीं,
ना अम्मी ना अब्बू, एक तुम ही तो हो सब कुछ। मैं बताता हूँ। तेरे नाना बलराम भराली की सोच थी कि मुसलमानों के गांव से मिले अनाथ बच्चे को मुसलमानों को ही सौंप दिया जाए। कमाल के आदमी थे बलराम भराली, और मुकुंद वैसे ही तुम्हारा परिवार भी। भयंकर बाढ़ में सब कुछ बह गया, बचे तो सिर्फ हम दोनों और तन के 2 कपड़े। कांधुली जान पीछे छूट गया और हम आ पहुंचे शहर। बस इतनी सी कहानी है हमारी छोड़। अब तू बता, कहाँ रहा, कैसे रहा, क्या किया? दादा, लोगों के ताने कानों में उबलते हुए तेल की तरह लगते थे। बाढ़ में सब कुछ बह गया और उस शोर से पीछा छुड़ाकर जब मैं शहर पहुंचा तो लोगों की गालियों ने मेरे बचपन को जवानी की ओर धकेल दिया। मैं बस एक मेहनती स्वभाव वाला बंदा बन के मैं रह गया। और उन्हीं दिनों बंकिम पांडा और श्रीकांत चेतिया ने एक छोटे से कमरे में नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की और उनको चाहिए था कि मेहनत करने वाला आदमी। और किस्मत से मैं उन्हें मिल गया और उसके बाद मैं बन गया उस क्लब का चौकीदार से मैनेजर, फिर सब कुछ। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की और उस क्लब को एक छोटे से कमरे से मशहूर क्लब बना के रख दिया। फिर शुरू हुई गंदी राजनीति पैसे के खेल के साथ, और उस क्लब पर कब्जा करने के लिए सरमाएदारों की लाइन लगी उस क्लब के बाहर। छोटा सा मुकुंद बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गया है रे। हाँ दादा, 15 साल बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया मैंने। उनके साथ हालात और माहौल किसी बड़े स्कूल से कम नहीं था। बस ये चीजें नहीं सीख पाया कि लोगों से मक्कारी, चोरी और झूठ बोलना, बस यही मेरी कमजोरी थी। यही तेरी ताकत है, तेरा खून है, तेरे संस्कार हैं मुकंदे, जो तू अभी तक मैला नहीं हुआ। मत याद दिला मुझे मेरा खून, मेरा अतीत। आज उन्हीं लोगों ने मुझे मेरे उस अतीत से रूबरू करा दिया। जिस क्लब को मैंने अपने खून से सींचा, आज वही लोग पैसे के दम पर मुझे मेरी औकात दिखा रहे हैं। नहीं मंजूर मुझे। लात मार दी मैंने उनकी नौकरी को, उनकी गुलामी की जंजीर को। भूल जा उनको, तू अपनों के बीच आ गया है। अब 1 और 1 11 होते हैं और हम तो 3 हैं। 3 नहीं दादा, 6। 3 घर पे भी है। मतलब? छोटा सा था मैं, 8-9 साल का होऊंगा जब पहली बार यशोदा को देखा था। अपने नाना के साथ उसके गांव पे गया था। पहली नजर में अपने दिल पे उसका नाम लिख दिया था मैंने। उसके माँ बाप मुझसे नफरत करते थे, मेरी माँ के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते थे। माँ तो बाढ़ में बह गई, लेकिन गांव वालों की बातें बाबा ब्रह्मपुत्र के किनारे गूंजती रही। गांव छोड़कर मैं शहर चला गया। बस गांव को वापस मुड़कर देखने का एक ही कारण था, और वो थी यशोदा। फिर एक दिन मैं शहर से गांव वापस आया। सुबह सुबह भोलेनाथ के मंदिर ले जाकर यशोदा से शादी कर ली। फिर कभी गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा मैंने। आज तो बच्चे हैं मेरे। तो उनको छोड़कर तू यहाँ चला आया? हाँ दादा, मैं उसे बिना बताए यहाँ चला आया। लेकिन दादा, यशोदा बड़ी अच्छी है। अच्छी है इसलिए छोड़कर आ गए? नहीं बशीर, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं। तू तो बहुत अच्छा है रे। तेरी आंखों में मुझे एक धधकती ज्वाला नजर आ रही है, एक पवित्र अग्नि, जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर गुजरने की चाहत। तेरी हर चाहत पे हम कुर्बान हैं मुकुंद। आ जा, बहुत सुनहरे अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। दादा, सुनहरा अवसर, सुनहरा अवसर सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं ये लफ्ज, और मेरा इंतजार कर रहे हैं। दादा, क्या ये लफ्ज हकीकत बन सकते हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, हेलो। आइए, हैव अ सीट। थैंक यू। और सुनाइए। केस कॉम्प्लिकेटेड है अभिमन्यु। शुरू शुरू में सब केस ऐसे ही लगते हैं। हमारे बॉस के सामने कोई केस कठिन नहीं है, और मैंने तो अपराधियों के नाम की लिस्ट भी बना ली है। अच्छा,
कौन कौन है लिस्ट में, जरा नाम तो बताओ। सबसे पहले नंबर पे है अभिजीत बरुआ। आई थिंक ही इज अ नंबर 1 सस्पेक्ट। उस पर शक करने का कोई खास कारण? कारण तो है, उनके अतिरिक्त उनके बेडरूम में कोई और जा नहीं सकता। मतलब कि मौकाए वारदात पे सिर्फ अभिजीत बरुआ वहां पे मौजूद थे। लेकिन हत्या करने की कोई खास वजह भी तो होगी। सबसे बड़ी वजह है शायद हिंसा या फिर जलन। अभिजीत बरुआ को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ नाच गाने में इंटरेस्ट था। ये भी कोई हत्या करने की वजह है? अभिजीत बरुआ के पिता ने अपने बेटे के स्वभाव को जानते हुए अपनी बहू को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, और शायद पावर हाथ से चले जाने के कारण उन्होंने उनसे बदला ले लिया। इस बात में दम है। और देखा ना सर, हमारे सामने कैसे गुस्सा कर रहा था। अगर इंस्पेक्टर अहमद टाइम से नहीं आते तो शायद एक और हत्याकांड हो गया था, आपका भी राम नाम सत्य हो जाता। हत्यारे का चेहरा सामने आ ही गया है। शट अप चंचल, अगर मेरी असिस्टेंट ऐसी बातें करेगी तो मेरा तो जल्दी ही प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरा नाम किसका है लिस्ट में? है सर, है। शक के दायरे में विश्वजीत बरुआ और कंपनी का पुराना मैनेजर मृगेन चौधरी, और कुछ बिजनेस राइवल्स भी हो सकते हैं। घर के नौकरों पे भी शक किया जा सकता है, और अभी कुछ टाइम पहले बागान में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो शक की सुई कर्मचारियों पर भी जाती है। इतने सारे लोगों से पूछताछ करते करते हमारा क्या होगा? थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन को उपयोग में लाकर अपराधियों की संख्या कम करनी होगी, नहीं तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। हत्याकांड की जड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे सबसे पहले अपनी नौकरी को बचाना होगा। आज परसों के बाद राजधानी के थाने में ट्रांसफर का ऑर्डर निकला है, और ऊपर से ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस, इसने तो मुसीबत ही खड़ी कर दी है। किसी भी तरह इस केस को सॉल्व करना होगा, नहीं तो ये ट्रांसफर का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों की भी एक अजीब ही दुनिया है। लोगों की सेवा के नाम पर आप सिर्फ अपने आप को और अपने विभाग को बचाते हैं। तो क्या करें, अब तुम ही बताओ ना। है मर्डर इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा हमारे ऊपर, और ऊपर से ये वीआईपी की सुरक्षा का जिम्मा भी। अच्छा, अगर इतनी ही दिक्कत है तो गुवाहाटी जाने की इतनी जल्दी क्यों है आपको? वहां तो वीआईपी भरे पड़े हैं। तो क्या हुआ, वहां 2 पैसे ज्यादा भी तो मिल सकते हैं। आप लोगों ने ही देश को बचा के रखा है। अच्छा ऐसा है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम केस की छानबीन करके केस को आगे बढ़ाओ। किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना, ठीक है? ओके इंस्पेक्टर। चाहिए। क्या सोच रहे हो मुकुंद? दादा सोच रहा हूं कि क्या सोचूं। तू परेशान मत हो, हम हैं ना, 1-2 दिन में कुछ करते हैं। दादा यही तो परेशानी है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम लो। नहीं बशीर, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बीवी है, नौकरी छीन चुकी है, और छत वो छीन लेंगे। कैसे पालूंगा मैं परिवार का पेट? जमीन पर आ गया हूं मैं। तेरे रोजगार का जिम्मा हमारा रहा मुकुंद। तेरे घर का नमक खाया है हमने। तेरी जिम्मेदारी अब तेरी अकेले की नहीं है। तेरा परिवार हमारा परिवार। पहले हम अकेले थे, ना कोई आगे ना पीछे। लेकिन अब तुम आ गए हो ना मुकुंद, तो हम भी घर बार वाले हो गए हैं। क्यों दादा? आपकी बातों ने बड़ा हौसला दिया मुझे, नहीं तो टूट जाता मैं। क्या मुंह दिखाता मैं यशोदा को? दादा, क्या मेरे परिवार को मिलेंगे? अरे तू ना भी कहता तो भी हम बहू और बच्चों को देखने तेरे साथ चल पड़ते। क्यों बशीर? हाँ जरूर, जरूर चलेंगे। जी सर बैठिए, मैं अभी सर को बुलाता हूँ। घर वाकई खूबसूरत है सर। मेरा सपना है कि मेरी शादी ऐसे ही घर में हो। अपनी भावनाओं पर काबू रखो, और यहाँ कोई बचकानी हरकत मत करना। ओके सर।
मैंने कहा था ना, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आपको बुरा लगने पर भी हमें अपना काम करना ही होगा। जी, मुझे भी दुख है। उस दिन मेरे मन के हालात को आपने अच्छी तरह से समझा था। समझ गए। वो क्या है ना, अगर किसी की पत्नी की डेड बॉडी के सामने उसे ही हत्यारा बनाया जाए तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही। चंचल। यस बॉस। शट अप। आई एम सॉरी। मिस्टर अभिजीत, आप अभी शक के दायरे में। अगर आप हमारा पूरी तरह से साथ देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पत्नी के कातिल को हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। मैं भी चाहता हूं कि हत्यारा पकड़ा जाए। तो ठीक है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और हमारी मदद कर दीजिए। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ। आप कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, आपकी शादी कैसे हुई और आपके आपसी रिश्ते की कहानी। बताऊंगा, हमारे जीवन की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। दरअसल अपराजिता से मेरी पहली मुलाकात एक यूनिवर्सिटी में हुई थी, एक स्टूडेंट के रूप में। वो बहुत अच्छा गाना गाती थी और मुझे संगीत शुरू से बहुत पसंद रहा है। शायद इसी वजह से पहली नज़र में मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। और फिर शुरू हुई हमारी पहली मुलाकात से उसके जाने तक की पूरी कहानी। तू भी ना बस। एक्सक्यूज मी। यस। यादें बरसे रिमझिम रिमझिम, अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिमझिम रिमझिम, अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरी